अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम अहमद खान और आज हम सीटेट जुलाई 2024 की मैथ्स पेडागोगी को कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारी मैथ्स पेडागोगी पर ये आखिरी वीडियो साबित हो सकती है क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है। तो उसका चैप्टर का नाम है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट को उर्दू में कहते हैं तशख़ीसी जांच। लास्ट पीरियड में हमने इवैल्यूएशन देखा जिसकी आज हमने वीडियो अपलोड कर ली है। जो लोग मिस हुए हैं वो देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और एक है टीचिंग प्रॉब्लम्स, वो भी उसके ऊपर अलग हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। टीचिंग प्रॉब्लम्स एक रहा हुआ है। रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट ये आपको दीगर सब्जेक्ट में भी आपको कॉमन चीज़ें मिलेंगी, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हर सब्जेक्ट में होता है और उसके मेथड्स भी होते हैं। उसी तरह रेमेडियल टीचिंग भी डे टू डे टीचिंग लाइफ में टीचर्स को बहुत ज़्यादा टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी मुफीद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपसे बताने के लिए कहूँ, समझने के लिए, व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स, कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट मैथमेटिक्स में क्या है और उसका मायने क्या होता है। तो सबसे पहले आप बहुत आसान जुमले में आपको याद रखना है, टू फाइंड आउट द डिफ़िकल्टीज एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स बाय द टीचर। टीचर के ज़रिए बच्चों की वीकनेस और उनके डिफ़िकल्टीज़ को। चलिए, हमने यहाँ से देखा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक हमने देखा है। अभी उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि बच्चों के वीकनेस और डिफिशियंसी को हम मालूम करते हैं। ये सिर्फ क्वालिटेटिव अप्रोच है, इसको करेक्शन कर लीजिए बस। एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, साथ ही साथ ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों की खास स्पेशलिटीज़ हैं, यानी कि वो किस स्किल में, रीडिंग में, राइटिंग में या फिर मैथमेटिकल अप्रोच में कहाँ पर बच्चा कमज़ोर है, उस स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी को हम मालूम करके उसे रेमेडियल टीचिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, ये उसके की पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही इसके अंदर होंगे। तशख़ीसी जाँच में तमाम सवालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव होंगे, लेंथी या शॉर्ट तरह के सवालात इसमें नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा कि हाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ परफ़ॉर्म, कैसे होता है। क्लासिफ़िकेशन देखी हमने, जिसके अंदर वोकेशनल, इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव लेवल बच्चों का देखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर एबिलिटीज़, जो अभी हमने आपको बताए हैं कि पर्टिकुलर एब्नॉर्मैलिटी, उनका डिप्रेशन, एडजस्टमेंट, एंग्जायटी कहाँ पर है बच्चों की, उन चीज़ों को इस चीज़ के अंदर देखा जाता है। उसके बाद रेमेडिएशन है। रेमेडिएशन के अंदर हमने देखा कि बच्चों की वीकनेस है, काउंसलिंग है या फिर ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स हैं, स्पेशली एजुकेशनल फॉर हैंडीकैप। ये तमाम चीज़ें रेमेडियल टीचिंग की आएंगी, जिसके हम रेमेडिएशन कहते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, जिसे हम इटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, किस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है। आमतौर पर एजुकेशनल मेथड है, दूसरा है साइकोलॉजिकल में टेस्टिंग मेथड और तीसरा है क्लिनिकल टेस्टिंग मेथड। आवाज़ क्लियर है सभी को? आवाज़ आ रही है? चलिए, उसके बाद स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, तशख़ीसी जांच करना है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशख़ीसी जांच तमाम मज़ामीन के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स की पेडागोगी में है। ये आपको किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक के रिगार्डिंग सवाल आपको आ सकते हैं। तो अगर रीडिंग की आपको डायग्नोस्टिक करना है, तशख़ीसी जांच आपको पढ़ने के लिए करना है, पढ़ने की महारत को जांचने के लिए तशख़ीसी जांच अगर आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे उसका? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन एप्रिसिएशन, कि वो बच्चा नज़्म को किस तरह तरीके से समझता है, बच्चों की वोकैब्युलरी कैसी हैं, इस चीज़ को देखा जाएगा। वो अल्फाज के मीनिंग को समझता है, नहीं समझता है, जुमलों के मीनिंग को समझता है या नहीं समझता है, या किस हद तक समझता है, इस चीज़ को देखा जाएगा। पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रिहेंशन, जो इक़्तिबास है, जिस तरह आप सीटेट के अंदर, मैंने सुबह में भी मॉर्निंग की रेगुलर क्लास में भी आपको यही बताया है कि आमतौर पर सीटेट के अंदर ही तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी वोकैब्युलरी चेक की जाती है, ठीक है? साथ ही साथ आपके मीनिंग ऑफ सेंटेंस आप किस तरीके से समझते हैं और कॉम्प्रिहेंशन कैसा है आपका किसी इक़्तिबास को लेकर, नज़म को लेकर, इन तमाम चीज़ों को
रीडिंग टेस्ट आप ले सकते हैं, पढ़ने की महारत। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिकल स्किल इन, ठीक है। अगर आपको रियाजी की बुनियादी महारतों को अगर आपको जांचना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आप कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर तशखीसी जांच के लिए। आमतौर पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, रियाजियाती आमाल जैसे जमा, मनफी, ज़रब, तक़सीम, इन महारतों की जांच के लिए तशख़ीसी जांच आप ले सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आप मद्देनजर रखोगे महारतों के लिए, कि वो कैरी वाली एडिशन करता है या नहीं करता है, ठीक है, हासिल वाली जमा करता है नहीं करता है, जमा के सवाल आपने ऑब्जेक्टिव टाइप दिए उसको, और फिर अगर वो दुश्वारी महसूस करता है तो उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। बोरोइंग एडिशन, उधार लेता है नहीं लेता है जमा करने के लिए। उसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स, उसे आदाद की मकामी कीमत, अशरी कीमत समझती है या नहीं समझती है। इन महारतों की जांच आप तशखीसी जांच के जरिए कर सकते हैं। बोरोइंग एंड रिड्यूसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर, जब कोई नंबर में से कोई उधार लिया जाता है, बोरो लिया जाता है, तो किस तरह उसके जहां से लिया जा रहा है वहां से एक नंबर माइनस हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं रिड्यूसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर, ये चीजें वो अंडरस्टैंडिंग करता है या नहीं करता है। नथिंग रॉन्ग इन नंबर्स, नंबर्स के अंदर कोई गलती नहीं होती, ठीक है। टेबल्स, रिमेंबरिंग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो एक मरतबा टेबल्स बच्चा याद करता है, पहाड़ याद करता है, तो वो डिवीजन में भी काम आते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी काम आते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको इन तमाम स्किल्स की महारतों की आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर इसके कुछ फॉर्मल स्टेप्स भी हैं, लेकिन कंक्लूड करने के लिए छोटा सा तरीक़ेकार, स्टेप्स, मराइल हम उसे कह सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, स्टूडेंट्स मालूम करेंगे वो आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले उन बच्चों को मालूम करेंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर कमज़ोर हैं या कोई डिफिशियंसी उनके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड स्टेप है नोविंग द एरिया ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आप जो बच्चे फाइंड आउट किए हैं अपने, जो रियाजी में कम नंबर देते हैं या आपको लगता है कि उन्हें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है, तशख़ीसी जांच की ज़रूरत है, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर अपनी एबिलिटीज़ का मुज़ाहरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी स्किल में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये आप फाइंड आउट करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है, कि वो जमा के अंदर या बोरोइंग के अंदर या ऑपरेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन के अंदर, या ज्योमेट्री के शेप समझने के लिए, एंगल समझने के लिए, इन प्रॉब्लम के अंदर फलां 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 बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये वीक बच्चे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका रीज़न फाइंड करेंगे कि क्या वजह है, कि बच्चों के अंदर कोई कमी बेशी है या फिर आपकी टीचिंग में प्रॉब्लम है। टीचिंग में प्रॉब्लम से मुराद कि आपका तरीक़ेकार मुनासिब है या नहीं, बच्चों के लेवल का है या नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो कुछ आप अडॉप्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, वो किस हद तक मुनासिब है या नहीं है, ये उसके रीज़न्स के अंदर शामिल हैं, ठीक है। जब आपको रीज़न पता चल जाएँगे, तो फिर आप उसके लिए रेमेडियल टीचिंग के बारे में प्लान करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, और सॉल्यूशन, उसका हल प्रॉब्लम्स की नोयत पर होगा। अगर वो प्रॉब्लम उनके कॉग्निटिव लेवल का है तो आप उसको कॉग्निटिव लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन अडॉप्ट करेंगे। अगर प्रॉब्लम अगर उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का है या फिर मेंटल एबिलिटी का है, लॉजिकल एप्टीट्यूड का है, रीजनिंग का है, इन तमाम बुनियादों के ऊपर, क्योंकि ये सब लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये जितने भी टर्म्स हम अभी आपके सामने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब के सब क्वांटिटेटिव हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव हैं, जो लोग सुन रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव, ये क्वांटिटेटिव हैं या क्वालिटेटिव हैं। जी, तो याद रखिए आप, डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरा के पूरा क्वालिटेटिव के ऊपर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ही ये चीज़ें मबनी हैं। आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, टीचर शुड थिंक दैट ही शुड डू सो दैट द प्रॉब्लम शुड नॉट बी ऑकर अगेन। हमने ऑफलाइन की क्लास में आपको बताए हैं, ये जो लास्ट वाली स्टेप जो है, इसके बारे में कहा कि लॉक आउट द प्रॉब्लम, आपको इस तरह लॉक आउट करना है कि दोबारा इस तरीके की, जो आज अब मिसाल के तौर आपने जो कुछ भी बच्चों के प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, बच्चों को फाइंड आउट किया, फिर उसका सोल्यूशन मालूम किया,
और उसका हल भी आपने तलाश कर लिया। तो हल तलाश करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की दुश्वारियाँ बच्चों को आने वाले दिनों में अगले चैप्टर्स में ना आए। इस तरह आपको प्रॉब्लम्स को, वीकनेस को उनके लॉक आउट करना है। ठीक है? उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मालिजाती तदरीस। मालिजाती तदरीस किसे कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं? ये क्या है? एक तरीके की हेल्प है, एक तरीके की मदद है टू द स्टूडेंट्स। किस तरीके की मदद है, क्यों की जाती है? ठीक है? इसलिए मदद की जाती है उनके वीकनेस दूर करने के लिए, उनके लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, और टीचर की टीचिंग को भी यहाँ पर इम्प्रूव होने का मौका मिलता है। ठीक है? दोनों चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एम्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या है? ठीक है? सबसे पहला है फाइंडिंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज। जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो बच्चों की डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ब्लॉक हेड्स कैन बी ट्रीटेड विद देयर रीजन। ब्लॉक हेड का मतलब क्या है? ठीक है? ब्लॉक हेड का मतलब कौन जहन। ठीक है? ऐसे बच्चे जो इक्तिसाब के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉक हेड्स। उनको हम यहाँ पर ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। एडिशनल हेल्प टू द स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल नीड। जो भी बच्चों की नफसियाती साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, यानी कि हो सकता है कि कोई बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है? या हो सकता है कि किसी बच्चे को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। ये साइकोलॉजिकल ट्रीट्स हैं बच्चों के लिए। हो सकता है कि किसी बच्चों को आपके रिवार्ड की ज़रूरत है, शाबाशी की ज़रूरत है। ठीक है? इन तमाम चीज़ों के ज़रिए भी आप रेमेडियल टीचिंग के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पफुल टू द कॉम्प्रेहेंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ठीक है? तो अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि टू डेवलप द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर के लिए किस तरह कि टीचर को उसकी गलतियों का पता चलता है। ठीक है? और क्या हो सकता है बताइए? उन्हें एनालाइज कर सकता है। ठीक? अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिमेडियल टीचिंग फिजिकल साइंसेस। तो हमारे जो फिजिकल साइंसेस हैं, यानी कि टीचिंग के ताल्लुक से, तो वहाँ पर किस किस किस्म के रेमेडियल टीचिंग फ्राहम किए जा सकते हैं। एक ग्रुप है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। कौन कौन से तरीक़ेकार हैं? ठीक है? तो उसमें रेमेड तो यहाँ पर सबसे पहले हैं क्लास टीचिंग। ठीक है? आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो जी। तो यहाँ पर कोई नुकात आपके सामने लिखे हुए नहीं हैं, इसलिए आप नोट डाउन करें। ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिजिकल साइंसेस में हम कौन कौन से रिमेडियल टीचिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टीचर जी, बाकी लोग को आ रही है कि देखिए, बाकी लोग को आवाज़ आ रही है कि बिल्कुल नहीं आ रही है? मिसबा मैडम, आयशा? उन नुकात को आप लिखिए जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। द टीचर हियर टीचर्स अ पर्टिकुलर लेसन। यहाँ पर टीचर क्या करेगा? कोई ना कोई टॉपिक, कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ाएगा और फिर उसके ऊपर फोकस करेगा, पॉइंट अगेन और बार बार रिपीट करेगा। ठीक है? और साथ ही साथ उसके यूजेस के ऊपर सम स्पेसिफिक टीचिंग एड भी यूज़ करेगा। जो कुछ भी कंसेप्ट वो पढ़ा रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मटेरियल का, टीचिंग एड का, ऑडियो, विजुअल, इस तरीके से जो कुछ भी उसके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, उसका इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़। जो कुछ भी बच्चों की परेशानियाँ हैं, यानी कि इस तरीके से वो करने की कोशिश करेगा पूरी क्लास के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं।
जिसके अंदर क्लास टीचिंग, तो उसके अंदर आपको याद रखना है क्लास टीचिंग के अंदर क्या करेगा टीचर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और उसी के ऊपर बार बार फोकस करेगा, रिपीट करेगा, एम्फेसाइज करेगा, ठीक है, समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास, इसका नाम ही क्लास टीचिंग है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर होल क्लास इज बेनिफिटेड, यहाँ पर पूरी क्लास को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। इस तरीके की जो रेमेडियल टीचिंग होगी उसे हम होल क्लास रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक जनरल नेचर की मेथड है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस टॉप डिवीजन में या फिर ज्योमेट्रिकल किसी थ्योरम के अंदर या फिर ज्योमेट्री के किसी टॉपिक में सभी बच्चों की ये फलां चीज तशखीसी जांच में आपको आइडेंटिफाइड हुई है कि सभी बच्चों की ये चीज नहीं आ रही, तब आप वोल क्लास का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? मौलजाती तदरीस रेमेडियल टीचिंग में ये पहला है। दूसरा इसके अंदर आ गया, देखो सेकेंड है ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, ये सेकेंड है। उसके बाद थर्ड है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, फोर्थ है सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग, फिफ्थ है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, और उसके बाद इनफॉर्मल टीचिंग। तो शुरुआत में हमने क्लास टीचिंग देख ली। क्लास टीचिंग में क्या याद रखना है बोले आपको कि जो कुछ भी वीकनेस है उसके ताल्लुक से टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएगा उस यूनिट को, उस टॉपिक को और बार बार यूज उसके बार बार रिपीट करेगा और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेगा। और फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी क्लास इससे फ़ायदा हासिल करती है। ये हो गया आपका क्लास टीचिंग। सेकंड जो मेथड है वो है ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग एक रेमेडियल टीचिंग का एक किस्म है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लास को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। होमोजीनियस ग्रुप में आप क्या करते हैं, क्लास को डिवाइड कर देते हैं। होमोजीनियस से क्या मुराद है? एक जैसे जहन रखने वाले तलबा, जिनका इक्तसाबी सतह, जिनकी लर्निंग लेवल एक जैसी है, उस तरीके से आप क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। उसी ग्रुप्स को यहाँ पर ट्यूटोरियल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको टास्क देना है या जहाँ पर जिन लोगों को आपको वीकनेस के हिसाब से, उनकी डिफिशियंसीज के हिसाब से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस उनको देना है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को बेसिक एडिशन ही नहीं आती हो सकता है कि कुछ बच्चे प्राइमरी लेवल पे नंबर से ही नंबर रिकग्निशन ठीक से नहीं कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे नंबर को उल्टे बनाते हैं। इस तरह के आपको उनके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से आपको ग्रुप बनाना है। तो वहाँ पर जब ग्रुप बनाकर आप ट्यूटोरियल देते हैं, इस तरीके के मेथड को ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग कहते हैं। और ये सब के सब हम बार बार कह रहे हैं कि सब किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, हम बताएगा कोई? ये क्या के तरीके पढ़ रहे हैं हम, किस चीज़ के तरीके पढ़ रहे हैं? ये रेमेडियल टीचिंग है, ठीक है। डायग्नोस्टिक हमने देख लिए, उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो रेमेडियल टीचिंग है। मुआलजात की तदरीस कैसे की जाती है, मुआलजाती तदरीस कैसे करेंगे आप, जो कुछ भी वीकनेस, जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज आपको मालूम चल चुकी है उसको आप दूर कैसे करेंगे। तो पहले हमने क्लास टीचिंग देखा, उसके बाद देख रहे हैं हम ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। उस ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग के अंदर में हमने देखा कि होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं क्लास के अंदर, उसको डिवाइड किया जाता है और फिर उसके हिसाब से बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाते हैं। और ये कुछ भी, जो कुछ भी आप ग्रुप्स बना रहे हैं, सेपरेट उनको टीचिंग करेंगे आप, एक ही मेथड से सबको आप ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। हर ग्रुप को आप अलग अलग टीचिंग करेंगे, सेपरेटली उनको आप टीचिंग करेंगे। क्यों अलग करेंगे? क्योंकि सब के सब होमोजीनियस ग्रुप हैं, हर ग्रुप की अलग अलग जहानतें हैं, ठीक है। एक जैसी जहानत रखने वाले अलग अलग ग्रुप आपने बनाए हैं, ठीक है, उनके नेचर के हिसाब से, डिफिकल्टीज के हिसाब से आप उनको ट्रीट करेंगे। अब जो टीचर हैं या फिर उस ग्रुप के अंदर से भी आप किसी को इंचार्ज बना सकते हैं, जिसे ट्यूटर इंचार्ज कहते हैं।
ठीक है। ट्यूटर इंचार्ज क्या करेगा, वो ट्यूटर ग्रुप को सुपरवाइज करेगा। ठीक है। और जो कुछ भी उनका वीक एरिया है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से आपको मालूम चल चुका है, तो टीचर क्या करेगा, उनकी नीड के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों को ट्यूट करेगा, यानी कि उनको रेगुलेट करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल है। समझ में आया? शॉर्ट में हम समझेंगे इसको। उसके बाद है इंडिविजुअल टीचिंग। ये भी एक रेमेडियल टीचिंग का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर खास तौर पे अलग अलग नेचर का बच्चा हो या फिर सेम किस्म के बच्चे हो, यहाँ पर हर लर्नर को जो कुछ भी वो लर्निंग डिफिकल्टी फील कर रहा है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, उनको यहाँ पर आप इंडिविजुअली रेमेडियल टीचिंग फ्राहम करेंगे। यानी इनफरादी बच्चों को आप गाइड करेंगे, इनफरादी उनके दोस्त बनकर उनको आप टीचिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हेडिंग के हिसाब से? उसके बाद आता है सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे हमने वहाँ पर रीडिंग के अक़साम के अंदर देखे थे, टीचिंग मेथड्स के अंदर देखे थे, रियाजी के, मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड्स के अंदर हमने देखे थे, सुपरवाइज स्टडी देखे थे आपने। ठीक है, तो वहाँ पर टीचर क्या करता था, सुपरवाइज करता था बच्चों को। यहाँ पर भी उसी तरीके से कि इस तरह का शेड्यूल बनाया जाता है रेमेडियल टीचिंग का, जहाँ पर बच्चों को उनकी डिफ़िकल्टीज से ओवरकम कराने की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो लर्नर के ऊपर भी होती है और सुपरवाइज्ड यानी कि जो ज़ेर निगरानी टीचर कर रहा है उसकी होती है। ठीक है, दे हैव टू वर्क एट देयर ओन फॉर रिमूविंग द डिफ़िकल्टीज एंड डिफिशिएंसीज। यहाँ पर आप टीचर से सुपरवाइज करेगा और बच्चों को आज़ादाना इंडिपेंडेंटली बच्चों को उनके मौके दिए जाते हैं कि वो खुद उनकी प्रॉब्लम्स को देखें और उसका हल तलाश करने की कोशिश करें, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कौन कौन से रीजंस उसके हो सकते हैं। ठीक है, और जब उनको समझ में आ जाए बच्चों को कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा और इस स्टेप में हम डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तब वहाँ पर सुपरविज़न होगा। ठीक है, इंडिविजुअल भी होगा, अगर कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगा टीचर की तरफ से, या फिर अगर कोई ग्रुप है, यानी कि यकसा जहानत वाले ग्रुप एक प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि सर हम 4-5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, इनको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, तो 4-5 लोगों को भी टीचर वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग करेगा। उसे हम कहते हैं सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। ओके, उसके बाद है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग का मुराद क्या है? यहाँ पर भी ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग से मुराद क्या होता है कि यहाँ पर लर्नर को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जिसमें वो बेसिक इंस्ट्रक्शनल और सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसको दिए जाते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके अंदर उसको लर्निंग पैकेज दिए जाते हैं, बुक्स दिए जाते हैं, ऑटो लर्निंग मॉड्यूल्स बच्चों को दिए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स, कुछ मशीन्स बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आमतौर पर इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड कोई कोर्सेस हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर शामिल है। मशीन टाइप कि जो कुछ भी बच्चा फेस करेगा तो वो उन तमाम चीज़ों का सलूशन मशीन के ज़रिए भी हासिल कर सकता है, या फिर वो सेल्फ लर्निंग मटेरियल से भी अपनी चीज़ों को हासिल कर सकता है। ठीक है, समझ में आया ये ऑटो इंस्ट्रक्शनल? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग ही है एक तरीके से ये, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करता है। आप देखते हैं कि एमएससी आईटी आपने देखा है, ठीक है, कंप्यूटर में अगर उसको प्रॉब्लम है तो एक एमएससी आईटी कोर्स है जहाँ पर उसको कुछ मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। अगर उसको ईमेल करना नहीं आता है, मेल करना नहीं आता है, तो उसके कुछ मॉड्यूल्स बच्चों को दिए जाते हैं, जो बच्चा उन मॉड्यूल्स को देखकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए रेडीमेड मॉड्यूल तैयार किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप रेडीमेड प्रोसीजर दिए जाते हैं, गाइड्स होती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इंस्ट्रक्शनल, जिसके अंदर
खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको फॉलो करके बच्चा अपनी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करता है। समझ में आया? यहाँ पर बच्चा ड्रिल हासिल करता है, ड्रिल। यानी बार-बार बच्चा वही मॉड्यूल को रिपीट कर सकता है, ठीक है? वो प्रिंटेड अगर मटेरियल है, तो वो मटेरियल के अंदर बार-बार उसी सवालात को रिपीट कर सकता है। ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। उसके बाद है इनफॉर्मल टीचिंग, ये भी एक तरह की रेमेडियल टीचिंग है। फॉर्मल टीचिंग का मतलब ये होता है कि क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर बच्चे हैं और पूरा क्लासरूम एक स्कूल का पार्ट है और एक सिलेबस है और सिलेबस के ऊपर टॉपिक्स हैं और वहाँ पर फॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या है? इनफॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी फिक्स प्लान नहीं होता, ठीक है? इनफॉर्मल साइंस एजुकेशन एंड टीचिंग सुटेबल प्लान एंड assimilated with the formal science education of the school may go to the big way to act the source and means of remedial teaching। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी फॉर्मल चीज़ों के तहत ही यानी प्री प्लान तरीके से ही उन चीज़ों को डील किया जा सके। ये उसके अंदर आप ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? साइंस म्यूज़ियम के अंदर ले जाकर बच्चे के कंसेप्ट को दूर किया जा सकता है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, बच्चों को साइंटिफिक एंगेजमेंट दिए जा सकते हैं। एक्वेरियम, वाइवेरियम, टेरेटियम, बॉटनिकल गार्डन, ज़ू है, नेचर है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बच्चों को शामिल करवाकर इनफॉर्मली उनकी डिफ़िकल्टीज़ को, उनके जो चीज़ें समझ में ना आई हुई कंसेप्ट हैं, उनको यहाँ पर समझने के लिए कोशिश की जा सकती है, ठीक है? उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग फॉर वीक स्टूडेंट्स। ये ख़ास तौर पे ये ख़ास बात है रेमेडियल टीचिंग की, कि जो अभी हमने आपसे कहा ब्लॉक हेड्स, ठीक है? कुंद ज़हन, तो ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग बहुत ज़्यादा सूदमंद है। वो क्या करता है रेमेडियल टीचिंग वो स्टूडेंट्स फॉर वीक स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ें होती है? तो ख़ास तौर पे हम उनको क्या करते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पर कि वीक स्टूडेंट को आप रेमेडियल टीचिंग कैसे देंगे? फ़ास्ट लिखते चलिए, हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो एनकरेजमेंट है। बच्चों को आप एनकरेज कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों पर। एक स्टेप भी अगर वो सही करते हैं, तो उनको शाबाशी दीजिए आप, उनकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप वीक स्टूडेंट्स को कैसे रेमेडियल टीचिंग देंगे? उनको आप मेमोरी टिप्स दीजिए, याद रखने के मुख्तलिफ तरीके बच्चों को बताइए, मेमोरी टिप्स दीजिए बच्चों को। उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप? जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको दीगर स्टूडेंट्स के धारे में लाने के लिए आपके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दें, ताकि वो दीगर स्टूडेंट्स के साथ आ सकें। बच्चों का जो कुछ भी लेवल है, उसके हिसाब से उनका गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो कुछ भी दुश्वारी महसूस कर रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स से भी आपको इंटरेक्शन करना चाहिए कि बच्चे का शेड्यूल क्या है, उनकी रहनुमाई आपने करनी चाहिए। उसके बाद है एनहांस द क्यूरियोसिटी, बच्चों की क्यूरियोसिटी को आप डेवलप कीजिए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए भी रेमेडियल टीचिंग है। उसके लिए ऊपर जो चीज़ें आपको मेंशन की गई हैं, उसके एक-एक वर्ड में अगर मैं बताता चलूँ, तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए आपको ऑर्गेनाइज़ टीचिंग करना चाहिए, वेल प्लान, कौन से बच्चों को किस तरीके से आपको डील करना है। सेकंड है मॉडर्न मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रेडिशनल वे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के ज़रिए आप सिखा सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग अभी हमने आपको बताया, रेडीमेड चीज़ें जिसको बच्चे खुद देखकर समझ सकते हैं। पहले ये करना है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्यूशंस जो होते हैं, वो आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है? इसी तरह की चीज़ें बच्चों को आप दे सकते हैं, ओलंपियाड के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। हिस्ट्री और डेवलपमेंट फेजेस मैथमेटिक्स के आप वाकिफ़ करवा सकते हैं, ठीक है? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए या फिर उनसे कम ज़हन जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के भी आप मौके दे सकते हैं। उनको एनकरेज करना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें रेमेडियल टीचिंग बहुत आसान चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन तक भी इन चीज़ों को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.